हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। ये पेपर आपका जो है 10 जनवरी 2023 का है। तो इसमें आज हम लोग टोटल ईवीएस के जो है 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पर्यटक ने नीचे दिए अनुसार वर्णन किया है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, मैं एक गांव में हूँ, भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है। तो वह गांव में है और भारी वर्षा वहाँ की क्या है, सामान्य विशेषता है। इसीलिए यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घर बांसों के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट अर्थात 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए हैं। ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने हैं। इन घरों की छतें ढालू है। यह गांव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए। तो इस तरह की उस गांव की जो है आपको विशेषता बताया गया है इसमें। तो इसके अनुसार आपको बताना हो कि वह कौन सा राज्य का है। तो जैसे कि मैं एक गांव में हूँ, भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है, इसलिए यहाँ के गांव के लोग अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। और ये भीतर भी लकड़ी के भी बने होते हैं और इनके घरों के जो छत होते हैं ढालू होते हैं। तो ये जो आपका असम का हो जाएगा। तो असम राज्य में इस प्रकार का घर जो बनाया जाता है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला या आदिवासी उत्सव है। तो दक्षिण भारत का जो है सबसे बड़ा मेला आपको बताना इनमें से कौन सा है। तो इसका जो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समक्का या सरालम्मा जात्रा, यानी कि जात्रा का मेला जो कि तेलंगाना में लगता है। ये दक्षिण भारत की जो है सबसे बड़ा मेला है आदिवासी का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मल जल अब भी। तो मतलब कि बताना है कि एक सामाजिक चिंता का विषय है। समाज में एक तरह का ये चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में जो है मल जल अभी भी, मतलब कि उसके बारे में जो है बताना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है मशीनों द्वारा साफ़ किया जाता है। यदि मशीन के द्वारा साफ़ किया जाए तो इसमें चिंता की क्या बात है। गंदगी को यदि मशीन के द्वारा यानी कि सीवेज सिस्टम को साफ़ किया जाए तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। इस बात से चिंता है कि भारत के जो अधिकांश शहरों में अभी भी जो है मैला को हाथ से साफ किया जाता है। तो इस बात के लेकर के क्या है, काफ़ी ज़्यादा चिंता बढ़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पोचमपल्ली नाम है। आपको बताना कि पोचमपल्ली क्या है। तो सारे ऑप्शन को पढ़िए और इससे यदि आप लोग जानते होंगे कि पोचमपल्ली क्या है तो आप लोग आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। तो पोचमपल्ली साड़ी एक होता है। तो इसमें देखिए कहाँ है साड़ी वाला ऑप्शन। तो सेकंड में देखिए क्या है, साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं। तो ये जो है आपका पोचमपल्ली कहलाएगा। पोचमपल्ली एक प्रकार का क्या होता है, साड़ी होता है। ये जो है तेलंगाना में मेन रूप से जो है रेशम और सूती की साड़ियाँ होती है। और ये पोचमपल्ली आपका एक क्या है, जगह है। उसी स्थान पे उस साड़ी का नाम पोचमपल्ली भी रखा गया है। और ये बहुत ही अच्छी तरह से इसमें जो है मतलब कि रंगाई की जाती है, काफ़ी ज़्यादा भव्य और सुंदर दिखाई पड़ता है। उसके बाद अगला है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है आपका, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। यानी कि वहीदा के बारे में बताया जा रहा है कि वहीदा प्रिज्म जो है क्या वो भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। ये बात तो सही है कि वो भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। उसके बाद देखिए वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से है और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई। ये भी बात सही है। वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली है। ये भी बात सही है कि वह पहली महिला है जिन्होंने क्या किया है, एक परेड की कमान भी संभाली है। वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर हुए और रोगियों को दवा ही देती है। तो यहाँ पे देखिए वो ऑफिसर नहीं है बट वह जो है नौसेना में एक डॉक्टर है बट वो ऑफिसर नहीं है। इस तरह से ए, बी और सी आपका जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए, बी, सी यानी कि 3 नंबर। और वहीदा प्रिज्म जो आपका जम्मू कश्मीर की जो कि राजौरी ज़िला है वहीं से वह मतलब कि है। तो यह जो है वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर है, ये आपका जो है गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसीलिए ए, बी, सी तीनों सही है आपका। उसके बाद अगला है आपका, वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है। तो वाराणसी की कढ़ाई के बारे में आपको बताना है कि कैसी कला है। तो ये जो है
जरदौजी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जरदौजी, यानी कि सुइयों और धागों की मदद से जो है ये रंगीन डिजाइन जो है कपड़ों में किया जाता है, इसको काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए। तो जरदौजी में क्या किया जाता है, तो इसमें धागा और सुइयों के सहारे से जो है रंगीन कपड़ों को जो है सुंदर बनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे, यानी कि अंतरिक्ष यात्री जो है जब अंतरिक्ष के लिए जाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, सैटेलाइट उपग्रह का, रॉकेट का, वायुयान का, उल्का पिंड का। तो जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष जाते हैं तो इसमें जो है वह जाने के दरमियान वह जो है रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, किसका, तो रॉकेट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, लोग गाँव से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं, क्यों। आखिर जो है लोग जो है गांव से शहर के तरफ जो जाते हैं बसने के लिए, आखिर इसका कारण क्या है वही आपको बताना है। तो पहला, बेहतर स्वच्छता तथा खुली जगह के लिए। क्या बेहतर स्वच्छता हो सकता है, मतलब कि स्वच्छता खुली जगह क्या गांव से कस्बों में अधिक मिल सकता है, ये तो गलत ही होगा। उसके बाद बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, गांव से अधिक अच्छा वायु तो शहर में मिल ही नहीं सकता, इस तरह से ये भी गलत ही होगा। बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधा के लिए, बिल्कुल सही बात है। गांव से लोग शहर इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे बेहतर मतलब कि शैक्षिक सुविधा मिल सके, शिक्षा व्यवस्था मिल सके और वहाँ पे एक अच्छा रोजगार मिल सके। तो ऑप्शन नंबर 3 इस उद्देश्य से लोग जो है गाँव यानी कि कस्बों से शहर की तरफ क्या कर रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार कीजिए, यानी कि लगभग 40 वर्ष पूर्व जिस कुआं का यूज करते थे लोग पानी भरने के लिए, आज वह कुआं जो काफ़ी सूखा हुआ दिखाई पड़ता है। इसका क्या कारण है आपको बताना। तो पहला ऑप्शन है आपका, कोई भी कुआं का उपयोग करना ही नहीं चाहता क्योंकि सभी के घरों में टोटियाँ लगी हुई है। देखिए कोई भी मतलब कि यहाँ लगा हुआ कि कोई भी मतलब कि जो है कुआं का उपयोग करना ही नहीं चाहता। हो सकता है कोई करता होगा इस तरह से, ये तो उतना सही नहीं लग रहा। अगला देखिए, लोग विद्युत मोटर द्वारा भौम जल खींचना पसंद करते, सही बात है। मोटर में क्या होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा आसानी होता है उसे मतलब कि अंदर से पानी निकालने के लिए। इस उद्देश्य से भी जो है हो सकता है लोग कुएँ का उपयोग नहीं करता है, ये सही ऑप्शन जा रहा है। पेड़ों और कुओं के आसपास की ज़मीन को अब सीमेंट या कोलतार द्वारा ढक कर वातावरण को साफ बना दिया गया, ये भी बात सही है। आजकल जहाँ पे कुआं हुआ करता है उसके आसपास के ज़मीन को सीमेंटेड कर दिया जाता है और उसको साफ़ सुथरा बना दिया जाता है, ये भी सही बात है। जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं, उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं, ये भी मतलब कि ऑप्शन सही ही जा रहा। तो इस तरह से बी और सी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी उपयोग नहीं करता। हो सकता है कोई करता होगा, इस उद्देश्य से ये जो है गलत हो रहा है। तो और सब ये तीनों कारण है कि कुएं का उपयोग जो नहीं किया जा रहा और पानी सूखा जा रहा। तो ऑप्शन बी और सी और डी ये सारे जो सही जवाब है। उसके बाद आपको बताना है, योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस जो है का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा जिसका नाम है, यानी कि आपको बताना है कि एक ईवीएस के जो अध्यापक है वह निश्चय करता है कि 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी मतलब कि उसे जो भ्रमण के लिए ले जाएगा। तो वह विश्व की योग राजधानी क्या है, रानीखेत, ऊटी, ऋषिकेश, गंगटोक। तो जो है योग राजधानी यानी कि विश्व की योग राजधानी, एक तरह से काल्पनिक योग राजधानी भी उसे बोला जाता है, तो यह ऋषिकेश है, उत्तराखंड ऋषिकेश। तो ऋषिकेश का मतलब कि जो अर्थ एक तरह से संतों का शहर भी होता है। काफ़ी ज़्यादा वह जो मतलब कि जो संतों के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तपस्या भी और अपने शरीर को योग इस तरह से भी की है, तो इस तरह से संतों का शहर भी माना जाता है और योग के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उपयुक्त जगह है। तो इस तरह से योग विश्व की योग राजधानी आपका क्या हो जाएगा, ऋषिकेश हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एक अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है, इसका सबसे उपयुक्त कारण है। घर में जो है बच्चों को धीरे धीरे खाने के लिए बताया जाता है, तो इसका मेन क्या कारण हो सकता है आपको बताना है। वे कम खाते हैं, उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, वे खाते समय पानी नहीं पीते,
उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। तो जो है घर में बच्चों को इसलिए मतलब कि धीरे धीरे खाने के लिए कहते हैं कि उनका भोजन का जो पाचन हो वह जो है सही ढंग से हो सके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ताकि बच्चे जो है अच्छे तरह से भोजन का पाचन कर सकें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है क्या कहलाता है, यानी कि 6 लाइन वाला रोड जो है क्या कहलाता है, तो यह एक्सप्रेस वे कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक्सप्रेस वे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। एक पहेली दिया गया है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूँ। यानी कि सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, तो मैं हूँ। तो मैं कौन हूँ आपको बताना। ये जो है एक मोर अपने आप में बता रहा है कि सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता, तो कितना मतलब कि बहुत ही सुंदर नाच भी करता है मोर, और सुंदर पंख भी है, और जिस पर उसे काफ़ी ज़्यादा नाज भी है, तो उसका नाम है मोर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, दमन एवं दीप की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। तो आपको बताना है कि दमन एवं दीप की जो है लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी क्या है। बांस की शिल्पकारी, वर्ली चित्रकारी, पत्थर की शिल्पकारी, कछुए के कवच की शिल्पकारी। तो जो दमन और दीप की लोकप्रिय कला शिल्पकारी जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कवच यानी कछुए की कवच की शिल्पकारी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि। आपको बताना है कि विटामिन और खनिज लवण को जो सूक्ष्म मतलब कि बहुत ही छोटा सा पोषक तत्व माना जाता है, आखिर क्यों। फर्स्ट ऑप्शन है, इनको केवल कृत्रिम संपर्कों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इनकी कमी या अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं, मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ये सही बात है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उसको सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों में जो इसकी आवश्यकता नाम मात्र मतलब कि बहुत कम मात्रा में यानी कि उसकी ज़रूरत होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासनिक विषय है। यानी कि आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में एक अंतः अनुशासनिक विषय है, तो कौन सा ऑप्शन जो है यह सही बताता है आपको बताना है। जैसे पहला है आपका, यह पर्यावरण के सभी पहलू को समझने के लिए विभिन्न विषयों का ज्ञान को एकीकृत करते हैं। बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण अध्ययन में हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न विषयों का ज्ञान जो एक साथ हम लोग प्राप्त करते हैं। उसके बाद है, यह विविध रूप से अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतः अनुशासनिक क्षेत्र है। ये भी सही बात है। यह जैविक, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतः क्रिया का क्षेत्र है। उसके बाद और भी लिखते हैं, यह जैविक और जीवोत्तर घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता एवं अंतः क्रिया वाला क्षेत्र है। यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान एवं सामाजिक विषयों की पूर्व तैयारी है। ये बात सही है, यानी कि ए, बी और सी ये जो है प्राथमिक जो है मतलब कि जो हम लोग पर्यावरण अध्ययन जो पढ़ते हैं, यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों की पूर्व की तैयारी। आगे चल के जो हम लोग विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं उसमें हम अच्छे कर सकें, इसके लिए भी एक उद्देश्य होता है पर्यावरण अध्ययन को पढ़ने का। तो इस तरह से ए, बी, सी यानी कि ए, बी, सी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 ही ऑप्शन आपको लेना है, तो ए, बी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। तो आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में जो थीम आधारित पद्धति सहायक होती है किस प्रकार। पहला आपका, सभी प्रतियों एवं विषयों को शामिल करने में। उसके बाद अगला है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में। उसके बाद है, विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। तो इसमें जो है सभी प्रतियों एवं विषयों को शामिल करने में ये जो है काफ़ी ज़्यादा यह थीम आधारित पद्धति जो है सहायक होती है पर्यावरण अध्ययन में। तो ऑप्शन नंबर 1 सभी प्रतियों एवं विषयों को शामिल करने में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन स्वतंत्र एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं।
तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सतत मूल्यांकन और समग्र प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन, यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है। क्या सतत मूल्यांकन सिर्फ पाठ के मतलब कि जो साल के अंत में ही उसका जो पाठ का अवलोकन होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ये गलत है, क्योंकि सतत मूल्यांकन आपका जो अधिगम जो कक्ष में चलता है उसके दौरान ही होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ साल के अंत में होना चाहिए। यह सीखने के वजह सीखे गए का आकलन है। उसके बाद यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध करता है। यह सीखे गए के वजह सीखने के लिए आकलन है। तो आपको बताना कौन, तो इसमें जो है आपका बी, सी और उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन जो आपका सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका, यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है। क्या सतत जो और समग्र मूल्यांकन होता है वह पाठ का जो है साल के अंत में ही आकलन किया जाता है? ये नहीं होगा, ये तो गलत है। उसके बाद यह सीखने के वजह सीखे गए का आकलन है। यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध करता है, ये सही बात है। ये जो है रचनात्मक रूप से सतत मूल्यांकन जब भी किया जाता है विद्यार्थियों का, तो वह जो रचनात्मक रूप से सीखने का उसको उपलब्ध मिलता है। उसके बाद यह सीखे गए के वजह सीखने के लिए आकलन, ये भी बात सही है। ये जो है सीखे गए के वजह सीखने के लिए आकलन है, मतलब कि जो सतत और समग्र मूल्यांकन होता है वह जो चीज़ सीखा गया है उसके वजह जो कहीं ज़्यादा वह सीखने के लिए आकलन किया जाता है, उससे काफ़ी ज़्यादा सीखने में क्या होता है, मदद मिलता है। इस तरह से सी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है आपका, ईवीएस में CCE का अर्थ क्या होता है? तो ईवीएस में आपको बताना है कि CCE का फुल फॉर्म क्या होगा, आपको बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है CCE का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। पहला आपका, पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषा और विवरण प्रदान करना। उसके बाद है अगला आपका, मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील विकसित करना। ये बात तो बिल्कुल सही है कि पर्यावरण अध्ययन का ये भी उद्देश्य है कि वर्तमान समय में जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उसके प्रति संवेदनशील विकसित करना। ये पेड़ पौधे हैं तो उसे लगाना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, तो इस तरह का संवेदनशील उस पर विकसित करना चाहिए, ये तो सही है। परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन करने की स्थिति बनाना, ये भी बात सही है। पर्यावरणीय समस्या को दूर करने की कुशल विकसित करना, ये भी बात सही है। तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य जो है आपका बी, सी और डी ऑप्शन में जो आप लोगों को दिख रहा है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें है आपका, पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है। तो पर्यावरण अध्ययन में जो है संप्रत्यय के रूप में जो है पर्यावरण क्या शामिल करता है, आपको बताना। तो इसमें जो है आपका जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, ये सारे जो है शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सुबह स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जयेश को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषा पूछ रही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन जयेश के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं? तो सुबह के समय में जो है स्कूल बस का इंतज़ार करते समय मोना अपने बेटे जयेश को जो है आज आयोजित होने वाले जो पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा है तो उसके बारे में कुछ तथ्य और परिभाषा पूछ रही है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन जयेश के सीखने में सबसे बड़ी बाधा हो सकती है, आपको बताना है। जैसे पहला, ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि दोहराने से जयेश तथ्यों और परिभाषा को अच्छी तरह याद कर लेगा। याद करना, ये ऑप्शन कभी भी नहीं होता है, गलत हो जाता है, ये निगेटिव हो जाता है। याद यानी कि रटना किसी भी चीज़ को नहीं होता है। उसके बाद है, ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि तथ्यों और परिभाषा को सुबह के समय अच्छी तरह से याद किया जा सकता है।
तो इसमें बताया जा रहा है कि क्या सुबह के समय जो सिर्फ क्या सुबह के समय अच्छा तरह से याद किया जा सकता है, ये भी उतना सही नहीं है। ऐसा करके मोनो प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही है। ये बात सही है कि वह जो है प्राकृतिक जो जिज्ञासा उसका पोषण कर रही है। ऐसा करके मोनो प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही है, ये भी बात सही, यानी कि सी और डी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी और डी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ईवीएस की पाठ्यपुस्तक उद्देशित है, यानी कि ईवीएस की जो पाठ्यपुस्तक है किस प्रकार उद्देशित है। तो यह जो है बाल केंद्रित और समुदाय केंद्रित, ए और डी, यानी कि ये दोनों आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो ईवीएस का जो पाठ्यपुस्तक उद्देश्य है, यानी कि उसका मेन मोटो है क्या, बाल केंद्रित और समुदाय केंद्रित। तो बाल केंद्रित मतलब हो गया क्या, बच्चों पे डिपेंड होना चाहिए कि बच्चे किस प्रकार सीख रहे हैं, तो उसी के अनुसार जो उसका पाठ्यपुस्तक होना चाहिए। और किस तरह का समुदाय है, किस तरह का क्षेत्र है, वहाँ की जलवायु कैसी है, सीखने की व्यवस्था कैसी है, तो इस तरह के ये सारे चीज़ को देख के जो है ईवीएस की पाठ्यपुस्तक को बनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों में इसका स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यह उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक है। तो आपको बताना है कि यानी कि चौथी कक्षा के विद्यार्थियों को जो भोजन पढ़ाते वक्त रुक्मणी क्या किया कि विद्यार्थी को एक लोकप्रिय भोजन जो चाट खिला दिया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। तो इससे किस तरह का प्रक्रिया मतलब कि उसके अंदर विकसित होगा कौशल, तो वही बताना है। तो इससे जो है एक तरह से अवलोकन कौशल विकसित होगा बच्चों के अंदर। तो क्योंकि उसको जब चाट खिलाया जाता है तो उसके बारे में कैसा स्वाद है, तो इससे क्या होगा, अवलोकन ही एक प्रकार का होगा। तो अवलोकन कौशल का उसके अंदर क्या होगा, विकास होगा। उसके बाद अगला है आपका, जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है क्या डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते तब उनमें जिन कौशलों का विकास होता है वे है। जब विद्यार्थी को विषय क्या तैरता है, ये जब विषय पढ़ाया जाता है तो उसमें क्या डूब जाता है, क्या नहीं डूबता है, क्या तैरता है, तो इस तरह का क्रियाकलाप को संचालित करते हैं तब उनमें जिन कौशलों का विकास होता है उनमें से बताना कि वह कौन सा कौशल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि परीक्षण और अभिलेखन और विश्लेषण। तो इस तरह की जो है कौशल का उसके अंदर क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राधा एक ईवीएस की अध्यापिका दिवाली पर अपने घर पूड़ी बना रही थी। राधा एक जो ईवीएस की अध्यापिका है दीपावली के दिन क्या कर रही है, अपने घर पे जो है पूड़ी बना रही थी। उसकी बेटी गीता को यह आश्चर्य हुआ कि पूड़ी तलने पर फूली क्यों। उसकी जो बेटी थी उसे काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होने लगा कि आखिर पूड़ी कैसे फूल जाता है। राधा को एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए। तो राधा को जो एक शिक्षक होने के नाते उसे जो है क्या करना चाहिए, तो आपको बताना है। जैसे पहला है, उससे कहे कि पानी के अणु भाप में बदल जाते हैं और इस तरह से बनी भाप के कारण पूड़ी फूल जाती है। इस तरह का यदि उसे बताया जाए तो बच्चे मेरे ख्याल से जो है ज़्यादा नहीं ही समझ पाएगा। उसके बाद सेकंड में देखिए क्या है, इससे इस तरह की अन्य फूलने वाली खाने की वस्तुएं जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहे और उनका कारण खोजने को कहे। ये हो सकता है बच्चे को जो है उसको बताना चाहिए कि और ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जो इस तरह से तेल में डालने पे फूल जाता है, या नहीं तो आप जो चपाती के बारे में उसके बारे में आप लोग सोचिए। तो ये ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद देखिए अगला क्या है आपका, उससे इसका कारण सोचने और यह समझाने को कहे कि तेल में तलने पर पूड़ी क्यों फूल जाती है, और उसे ही इस तरह का जो है समझाने के लिए कहना चाहिए। तो इस तरह से सी नंबर, तो आपका बी और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 4 के पाठ बदलते समय में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने दादा दादी से संवाद करें और उनसे उनके बाल्यकाल के विषय में जाने। तो यह उपागम निर्भर है,
तो कक्षा 4 के पाठ में जो बदलते समय में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने दादा दादी से बातचीत करे और उनसे जो है अपने बाल्यकाल के समय के बारे में जाने। तो इससे किस प्रकार के रूप में जानेगा, तो वह एक तरह से मौखिक इतिहास के बारे में, मतलब कि जो दादा दादी से पूछेगा, दादा दादी भी उसे जो है संवाद के माध्यम से बताएगा। तो यह किस प्रकार का उपागम हुआ, एक तरह से मौखिक इतिहास पर यह निर्भर करता है, क्योंकि उसे भी मुँह से ही बताएगा, तो इस तरह से मौखिक रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कैंप में शाम के दौरान नाइमा अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती है। मनी कहता है, मेरी दादी कहती है अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाए तो हम गरीब हो जाएंगे, नाइमा को क्या करना चाहिए। तो कैंप में शाम के दौरान नाइमा अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती है। मनी कहता है, मेरे दादी कहती है कि अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएंगे तो हम गरीब हो जाएंगे, तो नाइमा को क्या करना चाहिए, आपको बताना है। पहला है, मनी से कहे कि अगर हम शाम को घर से झाड़ू लगाते हैं तो ऐसे कुछ नहीं होता है। उसके बाद देखिए अगला क्या, मनी से कहे कि जहां हम रहते हैं उस जगह को साफ करना चाहिए, इसलिए झाड़ू लगाना चाहिए। ये बात सही है, उसे मनी को कहना चाहिए कि हम लोग जहां पे रहते हैं उसको साफ सुथरा रखना चाहिए और झाड़ू लगाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनमें प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है, तो उन्हें जीवन में मदद करेगा, ऐसा विचार निर्भर है। तो आपको बताना है कि विद्यार्थियों को जो है अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनमें प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है, तो उन्हें जीवन में मदद करेगा, ऐसा विचार निर्भर है। खोज उपागम, अन्वेषण विधि पर, संप्रतिनियात्मक उपागम पर, यानी कि संप्रतियात्मक उपागम पर, अनुभवात्मक अधिगम पर। इससे जो है क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो एक तरह से अनुभव, यानी कि अनुभवात्मक अधिगम पर ये जो है क्या है, बेस्ड है, यानी कि निर्भर है। तो इस तरह से जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चौथा नंबर अनुभवात्मक अधिगम। उसके बाद अगला यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापिका से पूछा, वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी, वह कछुआ कहाँ है। किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के लिए उद्देश्यों को इंगित कर दे, यानी कि किस ओर इंगित करता है। तो जब यह चिड़ियाघर जाता है तो उसमें जो है किरण ने अध्यापक से पूछा कि क्या यह वही खरगोश है जिसने, मतलब कि जो कछुआ और खरगोश की कहानी हम लोग जो पढ़ते हैं, क्या वही खरगोश है, वह कछुआ कहाँ है। इस तरह का क्वेश्चन जो है उसे किस ओर इंगित कर रहा है वही आपको बताना है। तो यह जो है एक तरह से जो है यह सृजनात्मक, यानी कि बच्चों की जो है सृजनात्मक पोषण को इस ओर दर्शाता है, इंगित करता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम लोग 30 क्वेश्चन ईवीएस के कवर किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।